नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं रितकेश सहाय लक्ष्य एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। बात कर रहे थे जुलाई करंट की। जुलाई मंत्रा में 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है और आज तीसरा एवं अंतिम भाग लेके प्रस्तुत हूं। बात करें जुलाई मंत्रा के अंतिम भाग की, उससे पहले देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता जब नर पर्वत जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बार बार वही कह रहा है, आपको जोर लगाना है, आपको पेट क्वालिफाई करना है, आपको टेट क्वालिफाई करना है, आपको शिक्षक भर्ती में वो कुर्सी हासिल करनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, जिसके लिए आप दिन और रात लगे हुए। लक्ष्य एकेडमी पूरी सहायता कर रहा है अपनी तरफ से और आपको अपने हिस्से का काम करना है, अपने हिस्से की मेहनत करनी है और वो कुर्सी जो आपका इंतजार कर रही है उस पर कब्जा जमाना है। शुरुआत करते हैं लक्ष्य एकेडमी के इस सेगमेंट में, जुलाई मंत्रा का आज तीसरा भाग। क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में लॉन्च होगी। आप सभी को पता है, अभी हाल ही में जारी किया गया भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी। यह लगभग 11 से 12 किलोमीटर का लंबी दूरी होगी, जिसे बहुत सुरक्षित और सुगम तरीके से पूरा किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन हैं हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और लद्दाख। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक यह पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। आप सभी को पता है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसी को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और यह पॉड टैक्सी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। इस पॉड टैक्सी के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन था हरियाणा। आप सभी को पता है, हरियाणा में शुरू हुआ था भारत का पहला एयर टैक्सी। भारत का पहला एयर टैक्सी हरियाणा में शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन आपके पास कर्नाटक है। आप सभी को पता है, कर्नाटक में शुरू किया गया था देश का पहला हेली टैक्सी। देश का पहला हेली टैक्सी शुरू किया गया था कर्नाटक के बंगलुरु में। और आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो है लद्दाख। आप सभी ने पढ़ा था, अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था लद्दाख में। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, तो भारत का पहला पॉड टैक्सी जो शुरू किया गया ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुआ, है ना। आपके पास ऑप्शन है मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, जाम्बिया, तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है जाम्बिया। इसका सही आंसर है जाम्बिया। जाम्बिया भी हाल ही में आईसीसी के सदस्य देश के रूप में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा 3 ऑप्शन जो आपके सामने हैं, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और तजाकिस्तान, ये तीनों आईसीसी के सदस्य के रूप में अभी हाल में शामिल हुए। भारत की बात की जाए तो भारत 1926 में आईसीसी का सदस्य बना था। आईसीसी जब शुरुआत में बना था 1909 में, आईसीसी जब शुरुआत में बना था 1909 में, इसके मुख्य रूप से 3 सदस्य थे, इंग्लैंड, दक्षिणी अफ्रीका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये प्रमुख 3 सदस्य थे आईसीसी के शुरुआती दिनों में। और बात करें आईसीसी की फुल फॉर्म की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं अगर आईसीसी के वर्तमान हेड की, तो ग्रेग बार्कले वर्तमान हेड है। मनु साहनी ने आईसीसी के
सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जियोफ अर्डलिस, है ना, जियोफ अर्डलिस जियोफ अर्डलिस कार्यकारी सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना का संबंध किस राज्य से है? आपके पास ऑप्शंस हैं हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना शुरू किया गया। ये ऐसे बच्चों को जो गरीब हैं उन्हें मोबाइल फोन के द्वारा पढ़ाई लिखाई करने के लिए मोबाइल फोन मुहैया कराना, और इसके लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने सरकार के लिए कार्य किया। यामी गौतम एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई इस प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना की। अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो आप सभी को पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मुख्यालय आपके हरियाणा गुड़गांव में स्थित है। अगर बात करें उड़ीसा की, तो भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को स्कॉच चैलेंजर सीएम ऑफ द ईयर चुना गया, जगनमोहन रेड्डी साहब को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शंस हैं लद्दाख, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। शुरुआत करते हैं लद्दाख की, तो भारत का भूतापीय ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है कहां पे? लद्दाख के लेह में। बात करें अगर तेलंगाना की, तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, है ना, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना के रामाकुंडम में स्थापित किया गया है। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में, उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो आप सभी को याद है अभी हाल ही में नागपुर में महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला एलएनजी प्लांट, है ना, भारत का पहला एलएनजी प्लांट लिक्विड नेचुरल गैस, ये प्लांट स्थापित किया गया था, और ये वैद्यनाथ ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है केंद्र सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहां की जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये एक तरीके का संयुक्त कह सकते हैं आप केंद्र बनाया जाएगा भारत के विभिन्न वास्तुकला संबंधित, विभिन्न पुरातत्व संबंधित केंद्रों का, और इसकी स्थापना कहां की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, तमिलनाडु, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यहां पे स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, तो क्वेश्चन है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है शतरंज बहुत इंपॉर्टेंट खेल है भारत के खेल जगत में, और ऑप्शन आपके पास सामने है, क्या है? 18 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। मैंने बहुत चुन चुन के जुलाई यहाँ रखा है, और यहाँ जुलाई की बात करें तो शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। 20 जुलाई को मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस। अब बात करते हैं 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस, है ना, शांति के लिए जाने जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। बात करें 26 जुलाई को, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय
दिवस। बात करते हैं 29 जुलाई की, तो बहुत प्रसिद्ध है बाघ दिवस, है ना। बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। भारत में वर्तमान में कुल 52 टाइगर रिजर्व स्थापित है। 1973 आपको याद रखना है, 1973 के अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है भैया, न्यायालय की कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला पहला भारतीय उच्च न्यायालय कौन सा है। जी हाँ, आप घर पे बैठे YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही देख सकेंगे, ऐसे अच्छी बात क्या हो सकेगी। और ऐसी अनुमति देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जयपुर उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, लखनऊ उच्च न्यायालय। तो भैया इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दी है कि अब जो सुनवाई हो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपके YouTube पे की जा सकेगी। उसकी उद्घाटन समारोह में कौन था, इसका उद्घाटन किया हमारे चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नथुला पति रमना, NV रमना, नुथलापति वेंकट रमना, है ना। और क्यों किया गया, इसके क्या कारण था, तो 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये है यशवंत विष्णु चंद्र चूड़। यशवंत विष्णु चंद्र चूड़, इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर ऐसा किया गया, है ना। तो आपका गुजरात इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना संबंधित है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब। आप सभी को पता है, यहाँ पे इसका सही आंसर है हरियाणा। 137 ब्लॉकों में, कितने, 137 ब्लॉकों में हर एक ब्लॉक एक उत्पाद के लिए जाना जाए, ऐसी योजना बनाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और इसमें कुल 137 ब्लॉकों की चुनाव किए गए हैं, पूरे 137 ब्लॉक। और आपको पता है एक जिला एक उत्पाद ये योजना ऑलरेडी चल रही थी हरियाणा में 2020 से। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में भी चल रही थी। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक शिल्प एक जिला ये योजना चल रही है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो भैया 2032 की मेजबानी जो की जाएगी हाल ही में तय हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसकी मेजबानी की जाएगी। अगर बात करें अन्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की, तो देखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टोक्यो वर्तमान में चल रहा है, 2020 में होना था, 2021 में कोरोना के कारण संपन्न कराया जा रहा है। पेरिस 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा, 2028 का ओलंपिक यूएसए लॉस एंजलिस में होगा, और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा आपका 2032 का ओलंपिक, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। आज 41 वर्षों का पूरा जो कसक था इंडियन हॉकी को लेकर के वो टूटा। 41 वर्षों बाद इंडियन हॉकी की पूरी टीम कोई पदक प्राप्त कर पाई ओलंपिक में। ये बहुत खुशी का दिन था हमारे लिए। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है, ICAR नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर M महादेवप्पा, मोदादुगु विजय कुमार, काजल चक्रवर्ती, रतन लाल। तो आपको पता होना चाहिए यह पुरस्कार प्रधान वैज्ञानिक समुद्री जैव काजल चक्रवर्ती जी को दिया गया, है ना। इस प्रकार पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो शानदार कार्य किया था, इनके जो अनुसंधान थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत उपयोगी थे, जिसके लिए सम्मानित करते हुए इन्हें ICAR के द्वारा नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया।
और बाद में उन्नत कृषि के लिए दानवन ब्लॉक को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कहता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शंस हैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, भारत, है ना। तो भैया सिंगापुर के द्वारा, है ना, सिंगापुर की कंपनी है सनशेप समूह। क्या नाम है? सनशेप समूह। और इंडोनेशिया के बॉटम इंडोनेशिया मुक्त क्षेत्र, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कि 2022 से बनना प्रारंभ होगा और 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर बात करें भारत की, तो भारत के तेलंगाना में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट रामाकुंडम पेदापल्ली में स्थापित है, जो 100 मेगावाट का है ना। तो कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा सिंगापुर की एक समूह के द्वारा, जिसका नाम है सनशेप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोपा किस पर मिशन के लिए नासा के किस एजेंसी का चयन किया गया है? नासा ने किस एजेंसी का चयन किया है? तो बोइंग, स्पेसएक्स, ब्लू एरोस्पेस, ब्लू शिफ्ट एरो। तो इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स का नाम आते ही आपको दिमाग में तुरंत आता है एलन मस्क, है ना। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और जेफ बेजोस और एलन मस्क के बीच में तकरार चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। बात यहाँ की जा रही है किसकी? यहाँ बात की जा रही है यूरोपा किस पर मिशन की। ये नासा का एक मिशन है जो कि बृहस्पति का जो चंद्रमा है, जिसका नाम यूरोपा है, उसके विस्तृत अध्ययन के लिए शुरू किया जाना है। इसके लिए इन्होंने यूरोपा किस पर मिशन के लिए इन्होंने स्पेस एक्स को चुना है ना। इसके अलावा आप सभी पता है बोइंग एक बहुत शानदार विमान कंपनी है। ब्लू एरोस्पेस आप अभी को ध्यान में होगा, स्टारडस्ट बनाने वाली कंपनी है। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, ये सभी आपको ध्यान में होने चाहिए। ऑप्शन अगला है यूनेस्को, है ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ने भारत के किस मंदिर को 39वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है? आपके पास ऑप्शन है राम लिंगेश्वरा मंदिर, अजंता की गुफाएं, रानी का वाव, कोणार्क मंदिर। तो आप सभी को पता है कि हाल ही में भारत के 39वां विरासत धरोहर स्थल के रूप में जो चुना गया है वो राम लिंगेश्वरा मंदिर को चुना गया है। और इसके साथ ही तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल है ना। इसके अलावा अजंता की गुफाएं, रानी का वाव, कोणार्क मंदिर इसके पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत की तरफ से नामित हो चुके हैं, चुने जा चुके हैं। उत्पादन के लिए जीएम गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है ना। आप सभी को पता है चीन, फिलीपींस, भारत, कनाडा। इसका सही आंसर है फिलीपींस, है ना। फिलीपींस को ने पहला देश बन गया है जिसने जीएम गोल्डन राइस को मंजूरी दी कि वह अपना उत्पादन कर सके। तो फिलीपींस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर, है ना। बात यहाँ पे आएगी 2024 की। क्या आएगी? 2024 की। और 2024 की बात क्यों आएगी? क्योंकि भारत सरकार का यह लक्ष्य था कि हर घर शुद्ध पेयजल, शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल जो पीने योग्य हो उसको पहुंचाने का लक्ष्य है। एक नल लगाने का लक्ष्य है 2024 तक। और यह यहाँ पे वही बात हो रही है कि सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है उड़ीसा सरकार की देन, और ये है पुरी, है ना। एक योजना है जिसका नाम है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप, नल के द्वारा पीने योग्य पानी, ये योजना है। और ये पहला जिला बन गया है पुरी, जहां पर सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे
पीने योग्य पानी आपको प्राप्त होगा। और किस योजना के तहत? सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के तहत। अगर बात करें लेह की, तो लेह भारत का पहला नाइट्रोजन मोबिलिटी चलित शहर माना जाएगा, जिला माना जाएगा। बात की जाए एर्नाकुलम की, तो देश के पहला 100% साक्षर जिला है आपका एर्नाकुलम। बात की जाए लखनऊ की, तो थैला बैंक शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम है आपका लखनऊ नगर निगम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? आपके पास ऑप्शन है भारत, ब्राजील, यूएसए और यूरोपीय संघ। तो आपको बता दूं, पहले स्थान पर रहा आपका यूरोपीय संघ, दूसरे स्थान पर रहा आपका यूएसए, तीसरे स्थान पर रहा आपका ब्राजील, और भारत 9वें स्थान पे रहा। भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत 9वें स्थान पर रहा। और बात की जाए अगर क्या परसेंटेज रहे इनके, तो देखते हैं 16.1% के साथ 2019 की रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। 16.1% के साथ यूरोपीय संघ शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद 13.8% के साथ आपका यूएस दूसरे स्थान पर रहा। 7.8% के साथ ब्राजील आपका तीसरे स्थान पर रहा। और भारत 3.1 है ना, 3.1% के साथ भारत 9वें स्थान। अगर पर्टिकुलरली कपास की बात करें, तो कपास के आयात के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा, और कपास के निर्यात के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा। अगर चावल की बात करें, तो चावल का निर्यात सबसे ज्यादा भारत से हुआ। चावल के निर्यात में भारत शीर्ष स्थान पर रहा, मतलब प्रथम स्थान पर रहा, है ना। तो ये एक रिपोर्ट थी जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा ये एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यातकों की सूची में स्थान निर्गत किए गए थे। अगला देखते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, ये देखिए येदियुरप्पा लिखा गया है, येदियुरप्पा होगा, बसव एस बोम्मई, एचडी कुमारस्वामी, सिद्धारमैया। तो इसका सही आंसर है बसवराज एस बोम्मई। अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया, बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। और कर्नाटक के बहुत अच्छे समुदाय से आते हैं बीएस येदियुरप्पा, और बहुत अच्छा वोट बैंक रखते हैं। और बसवराज बोम्मई को सबसे सीनियर होने नाते वहां पे चुना गया। और बसवराज येदियुरप्पा हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा नेवी 21 भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच? क्वेश्चन है रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस। आप सभी को पता है भारत और रूस के बीच होता है इंदिरा नेवी। तो ये 21वां संस्करण था। अमेरिका के बीच भारत का कॉप इंडिया, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, गरुड़, वरुण, ये सब फ्रांस के साथ होता है। इस तरीके से ये आपके कुछ युद्धाभ्यास थे। युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स, है ना, पहली तरह का अपने अनूठा टैक्स है कार्बन बॉर्डर टैक्स, किसने प्रस्तावित किया? अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय संघ, जापान। आप सभी को पता है इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का जो लक्ष्य है 2030 तक कार्बन का उत्सर्जन है वो 55% तक कम करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 55% तक कम करने का लक्ष्य है। और अपने प्रतिस्पर्धियों को, जो विदेशों में इनका प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनसे कार्बन लेस चीजों की अगर चीजें वापस आती हैं व्यापार के समय, तो उनके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, ताकि वो एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जा सके, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो सके, हाँ, और जलवायु स्वच्छ हो सके, पर्यावरण स्वच्छ हो सके। तो इसका सही आंसर क्या है? यूरोपीय संघ। और उसका मुख्य लक्ष्य जो था 2030 तक इनको 55% तक कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करना था, कम करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 2026 में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2026 तक इसको इंप्लीमेंट
किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आईसीसीआर ने पारंपरिक और लोक कलाकारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? विश्व कला विश्व, आर्ट गैलरी, कला जगत। तो ये सही आंसर इसका है कला विश्व। कला विश्व एक आभासी प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कोविड जैसे समय में आभासी तरीके से विश्व की तमाम कलाओं को, पारंपरिक लोक कलाओं को देख सकेंगे। और कोविड के समय जब हम कहीं जा नहीं सकते तो आप मोबाइल पे, अपने लैपटॉप से इन सभी चीजों का मनोरंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए आईसीसीआर ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो ये आज था जुलाई मंत्रा का तीसरा पार्ट। अब चलते हैं हम अपने उस सेगमेंट की तरफ जहां पे आपको देखना है बिल्कुल मुफ्त, है ना, बिल्कुल मुफ्त। और बिल्कुल मुफ्त में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हमारे सामने पेट का पेपर है और पेट के पेपर में एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आने वाला है। प्रयास करेंगे वो उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो भारत का बहुत प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को यूपी डे के रूप में भी मनाते हैं। 24 जनवरी को यूपी डे के रूप में भी मनाते हैं। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। पुनर्गठन इसका दोबारा जब हुआ वो हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ और उसके बाद इसका विभाजन होता है और 13 जिलों, 13 पर्वतीय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन कर दिया जाता है और एक नया राज्य बना दिया जाता है उत्तराखंड। बात करें आगे तो इसकी राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है और 1947 से इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। अक्टूबर 1947 से इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। और बात करें अगर द्वितीय राजकीय भाषा की तो उर्दू है और 1989 से इसकी दूसरी राजभाषा उर्दू है। बढ़े अगर तो अगला है राजकीय पशु और बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बात करें राजकीय पक्षी की तो सारस या क्रॉन्च बुलाते हैं यहाँ के राजकीय पक्षी को। अशोक होता है यहाँ का राजकीय वृक्ष। पलास या टेंसु यहाँ का राजकीय पुष्प। और बात करें अगर राजकीय खेल की तो हॉकी इसका राजकीय खेल। बात करें अगर यहाँ के राजकीय चिन्ह की तो एक वृत्त में 2 मछलियां जो रोहू प्रजाति की होती हैं और इनके नाम माही और मारतीब है, जो कि अवध की शान मानी जाती हैं। और एक तीर धनुष, ये भी भगवान राम का द्योतक कहता है, अवध के शासन का निशान है और इसको 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये स्मॉल था, ये सूक्ष्म जानकारी थी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।